अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सिस्टम इंटीग्रेशन कि सिस्टम को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। हमने जो कोर कंपोनेंट्स पढ़े थे उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी कैसे बनानी है उसको आर्किटेक्चर वाइज देखेंगे। सबसे पहले तो एक केस स्टडी है जिसमें एयर कार्गोज ई एंटरप्राइज सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? फंक्शनल सिलोज हैं, ई एंटरप्राइज सिस्टम है क्या, इसको ज़रा आप लोगों ने रीड करना है और फिर आप लोगों ने मुझे इसका बताना है। ठीक है, फंक्शनल सिलोज की बात करें तो सिलोज होते क्या हैं? ये एयर टाइट बीट पिट और टावर या जार की बात करें तो जिसके अंदर प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए जो एयर टाइट जार्स वगैरह यूज़ होते हैं उनको सिलोज कहा जाता है। अब इसमें बिजनेस में इन सिलोज का क्या रोल है? बिजनेस में इनका रोल है कि बिजनेस में भी हमारे मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको सिलोज से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली दो तरह के सिलोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं और वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल सिलोज की बात करें तो हॉरिजॉन्टली जो है जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नीचे सिलोज हैं। सबसे पहले प्लानिंग का है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का है, स्टाफिंग का है, डायरेक्टिंग का है, कोऑर्डिनेशन का है, रिपोर्टिंग का है और बजटिंग का है। अब ये जो फंक्शनल मॉडल है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल सिलोज हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हैं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं जो कि जिनको आपस में प्लानिंग की जाती है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइज करने के फिर आगे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफिंग की जाती है, फिर उन स्टाफ को डायरेक्शन दी जाती है और स्टाफ की आपस में टीम्स बनती हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है, फिर उसका रिजल्ट जो है वो रिपोर्टिंग के फॉर्म में और फिर बजटिंग में आता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के सिलोज हैं जो कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको हमने यूँ समझ लो कंपोनेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर वर्टिकल सिलोज की बात करेंगे, ऊपर हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल सिलोज की, अब हम बात करेंगे वर्टिकुलर सिलोज की। इन एडिशन फंक्शनल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो डिवीजन की है आल्सो सीन वर्टिकल, उसके फंक्शन वाइज भी हम कर सकते हैं और आगे हम हायरार्किकल मॉडल को भी देख सकते हैं। तो हायरार्किकल मॉडल में ऊपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है, नीचे टैक्टिकल मैनेजमेंट है और फिर फंक्शनल ऑपरेशंस होते हैं। इसको हम हायरार्की मॉडलिंग या इसको वर्टिकल सिलोज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है। अब बिजनेस प्रोसेस और सिलोज का आपस में क्या लिंक है? बिजनेस प्रोसेस में सिलोज का ये इसने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए अलहदा मॉड्यूल है, टैक्टिकल मैनेजमेंट के लिए अलहदा है, फंक्शनल ऑपरेशंस के लिए उनका जो लेवल है उसमें एचआर भी आता है, उसमें अकाउंटिंग भी आता है, उसमें फाइनेंस भी आता है, उसमें मार्केटिंग है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है और उसमें MIS है, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल प्रॉब्लम विद फंक्शनल सिलोज के साथ मसला क्या था? दैट ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन मैनेज एंड रिवॉर्ड देयर एम्प्लॉय ए मैनेजर बाय फंक्शनल परफॉर्मेंस। अब वो डिजाइन भी करेंगे, मैनेज करेंगे या रिवॉर्ड देंगे अपने एम्प्लॉयज को एंड मैनेजर्स को उनकी फंक्शनल परफॉर्मेंस की बेस पे। ठीक है, तो येट दे डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर वाया क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस। कस्टमर को अब वो क्या डिलीवर करते हैं इसके फंक्शनल अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यूज़र है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, सपोर्ट का है, बिलिंग का है, बिलिंग में ऑर्डर में फील्ड सर्विस, सेल्स आता है, उसमें क्रेडिट है, हेल्प डेस्क है, जर्नल लेजर है, इन्वेंट्री है, एसेट्स है, सर्विसेज है, बेनिफिट्स हैं, पे रोल और एक्सपेंसेस का है, पेबल्स हैं, यानी ये फंक्शनल मुख्तलिफ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मतलब जिनको डिवाइड किया होता है। IS आर्किटेक्चर क्या है? आज की बात करें, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करें, वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं और उसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। सेंट्रलाइज भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइज भी। अब सेंट्रलाइज की बात करें फंक्शनलाइजेशन के लिहाज से, ये सेंट्रलाइज की बात हो रही है कि सेंट्रलाइज में जो एक सर्वर होगा उसमें मुख्तलिफ पीसीज होंगे, नेट डिवाइसेज होंगी और प्रिंटर होंगी। अगर डिसेंट्रलाइज की बात करें तो पीसी होगा, पीसी के
साथ प्रिंटर और मॉडेम अटैच होगा। दूसरा पीसी होगा उसके साथ मॉडेम और प्रिंटर या फाइल सर्वर अटैच होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें तो इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। कैसे? एक पीसी दूसरे पीसी से अटैच है, वो दोनों जो है एक प्रिंटर से अटैच है और दोनों ही फाइल सर्वर से अटैच है। तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में मुख्तलिफ कुछ चीज़ें, फाइल सर्वर जो है वो पीसी 1 के साथ डायरेक्टली अटैच है और प्रिंटर जो है वो फाइल सर्वर और पीसी 2 के साथ अटैच है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है यानी बिज़नेस प्रोसेस को मर्ज किया जाता है। पहले तो ये देखा जाएगा उस बिज़नेस प्रोसेस को सेंट्रलाइज़ तौर पे इम्प्लीमेंट करना है, डिसेंट्रलाइज़ करना है या डिस्ट्रीब्यूटेड में बनाना है। ठीक है? इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का आईएस से मुराद इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब मुख्तलिफ तरह के सिस्टम होते हैं। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए टॉप लेवल पे मैनेजर्स होते हैं और उसके लिए एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट को जो मैनेजर्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है और वो उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर स्टाफ सपोर्ट है। स्टाफ सपोर्ट में नॉलेज वर्कर्स प्रोफेशनल्स होते हैं और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है जो स्टाफ को सपोर्ट, यानी या एक साइड पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है टाइप ऑफ सिस्टम, यहाँ पे आ रहा है कौन कौन से लोग हैं जिनको ये फैसिलिटेट करेगा ये सॉफ्टवेयर। फिर मैनेजरल सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें MIS आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। देन ऑपरेशनल सपोर्ट की बात करें, इसमें लाइन मैनेजर और ऑपरेटर्स होते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम्स भी इसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, वो ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम होता है। फिर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की बात करें तो उसमें ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आता है, जैसे क्लरिकल स्टाफ हो गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, IT सपोर्टिंग स्टाफ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस को जो हैंडल कर रहा होता है वो हो। तो इस तरीके से ये बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है? ये जो इसमें यूज हो रहा है ट्रायंगल में है, ये बिजनेस प्रोसेस है। इस बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। ये टाइप ऑफ सिस्टम है और ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस प्रोसेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं और इस तरह के सिस्टम को वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? रिपोर्टिंग सिस्टम दैट कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द मिडिल लेवल मैनेजर। वो उसके बारे में ही सारी डिटेल दी हुई है कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। अब सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करें तो किस तरीके से ये इंटीग्रेट करेगा, किस तरीके से हम एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे विद business process. More the essential that companies be efficient and effective with product and services, they are main drivers in our organization। यानी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो इन सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। इसमें जो SIs हैं, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें लॉजिकल वर्सेस दो तरह के लेवल्स होते हैं। लॉजिकल लेवल होता है और फिजिकल लेवल होता है। एट द लॉजिकल और ह्यूमन लेवल, सिस्टम इंटीग्रेशन मीन्स डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम that allow organization to share data with all its stakeholder based on their needs and authorization। यानी इस जो लॉजिकल सिस्टम होता है, इससे मुराद इसमें सिस्टम इंटीग्रेशन से क्या मुराद ली जाती है कि एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम लिया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, जैसे वो मैनेजरियल स्टाफ भी हो गया, क्लरिकल स्टाफ भी हो गया, सपोर्ट स्टाफ हो गया, उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करे, उनकी आपस में कम्युनिकेशन को पूरा करे और स्टेक होल्डर को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक डाटा प्रोवाइड करे। On the other hand, at the physical or technical level, system integration means providing seamless connectivity between heterogeneous application system। अगर फिजिकल सिस्टम की बात करें तो मुख्तलिफ एप्लीकेशन सिस्टम जो कि सिमिलर टाइप के नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए ताकि वो टेक्निकली तौर पे उनको आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए, उनको आपस में कनेक्टिविटी उनके दरमियान बना दी जाए ताकि सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो स्मूथली वर्क कर सकें और एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर कर सकें। अब सिस्टम को इंटीग्रेट करने के स्टेप्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले रिसोर्स की कैटेगराइजेशन की जाती है, फिर कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, फिर लेगेसी सिस्टम सपोर्ट होता है, फिर मिडलवेयर टूल्स होते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पॉलिसीज रखी जाती हैं। IT सर्विसेज को सेंट्रलाइज किया जाता है, हेल्प और डेस्क सपोर्ट सिस्टम
के लिए हेल्प सपोर्ट यानी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बैकअप और रिकवरी की पॉलिसीज होती हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्डाइज करने की पॉलिसीज होती हैं। रिसोर्स कैटेगराइजेशन की बात की जाए तो रिसोर्सेज से मुराद हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें होती हैं। तो रिसोर्स क्या है? टेक एन इन्वेंटरी ऑफ द वेरियस हार्डवेयर। सबसे पहले आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि मुख्तलिफ वेंडर से आप लोगों ने लेने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर कौन सा इंस्टॉल होगा, वो कौन से रिसोर्सेज होंगे, किस तरह का आर्किटेक्चर है, उसके उससे रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेना है। उसके बाद कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स, चेक वेदर द डेटाबेस और अदर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन आर सच सपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जैसे जेडीबीसी ओडीबीसी यानी आपने डेटाबेस को जो सिलेक्ट की, ठीक है, और दूसरी टेक्नोलॉजी वो आया स्टैंडर्ड के मुताबिक है, पुरानी तो नहीं है या नहीं है तो बिल्कुल मतलब हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखेंगे डेवलप अ पॉलिसी, डेवलप अ पॉलिसी इन सपोर्ट ऑफ ओल्डर लेगेसी एप्लीकेशन। ऐसी ऐसी पॉलिसीज भी देखेंगे, उनको भी मद्देनजर रखेंगे कि जो हमारी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर जो हमारे पास पहले से चल रहे हैं उनके साथ वो सपोर्ट करता है या नहीं। उसके बाद मिडलवेयर टूल्स, मिडलवेयर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये क्या होते हैं। थिंक ऑफ मिडलवेयर टूल्स बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट डिस्पोज ऑफ देयर ओल्ड सिस्टम। तो उसके लिए कोशिश की जाए मिडलवेयर टूल्स को यूज किया जाए ताकि वो बहुत ज्यादा पुराना सिस्टम भी हो, लोग पुराने सिस्टम के साथ भी चलते रहते हैं, एकदम से वो खत्म नहीं करते, नया सिस्टम फौरन से इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो पुराने सिस्टम के साथ चलते रहते हैं उसके साथ, ताकि वहीं से डाटा जो है उसको यूज किया जाए। मिडलवेयर टूल्स यूज किए जाएं जिसके साथ पुरानी एप्लीकेशन और न्यू एप्लीकेशन की आपस में कंपैटिबिलिटी बनाई जाए। Authentication or authorization policy, develop a single sign-on policy for application and data access because all employees and external partner will need to access an integrated system from anywhere anytime। यानी ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि सिंगल साइन इन हो, यानी चाहे वो एम्प्लॉयज हों चाहे वो एक्सटर्नल पार्टनर्स हों, वो एक सिंगल साइन इन के जरिए कहीं पे भी बैठे हुए डाटा को इस्तेमाल कर सकें और एक्सटर्नल पार्टनर्स जो हैं वो भी यूज कर सकें, एप्लीकेशन को यूज किया जा सके और डाटा का एक्सेस किया जा सके। सेंट्रलाइज आईटी सर्विसेज एंड हेल्प डेस्क, IT support for an integrated system environment is necessary to avoid support and maintenance problems। मेंटेनेंस और सपोर्ट में जो प्रॉब्लम आते हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए उन सब से के लिए IT डेस्क, हेल्प डेस्क जो है वो कायम किया जाए एक जगह पे। IT स्टाफ जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में हो, जो IT सपोर्ट स्टाफ हो, जो आम स्टाफ की क्यूरीज को और उनके एप्लीकेशन में आने वाले मसाइल से वो निपट सके। ठीक है, तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड IT सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। स्टेप 7 है बैकअप एंड रिकवरी के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। डाटा जो है उसको डिजास्टर से बचाने के लिए और डाटा को रिकवर करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई डाटा आपका डाटा जो है क्रूशियल डाटा जो है या कोई भी मसला हो जाता है, आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, तो उसके लिए अच्छे बैकअप और रिकवरी सिस्टम होने चाहिए ताकि मेजर डिजास्टर या मेजर फेलियर, सिस्टम फेलियर से बचा जा सके। डाटा का नुकसान तो जो नुकसान है लेकिन मेजर डिजास्टर ना हो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी, जो हार्डवेयर लिया जाए और सॉफ्टवेयर लिया जाए अकॉर्डिंग टू द अप टू द स्टैंडर्ड होना चाहिए। न्यू हार्डवेयर और न्यू सॉफ्टवेयर लेना चाहिए ताकि जो है जो इंटीग्रेशन में जब इंटीग्रेट करने लगेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा हार्डवेयर, लेटेस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है IT स्ट्रेटजी में नेक्स्ट की तरफ मूव कर सके ताकि आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है आगे जाके भी आपकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अब सिस्टम इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इंटीग्रेट किया जाता है। इंक्रीज रेवेन्यू एंड ग्रोथ, रेवेन्यू और ग्रोथ को बढ़ाना हो कैसे। वन ऑफ द बेनिफिट्स इज रिडक्शन इन इन्वेंट्री और पर्सनल कॉस्ट ड्यू टू इंटीग्रेटेड सिस्टम। इन्वेंट्री पे और पर्सनल कॉस्ट, इन्वेंट्री को सपोर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूएक्स सपोर्ट supports gear company saw sales grow from 1.2 million to 5.2 million without additional costs and with the addition of only 2 extra employees। दो उन्होंने एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज रखे हैं, ये उसमें इस बुक के अंदर जो है वो
इससे रेवेन्यू और ग्रोथ में इजाफा होता है। लेवलिंग द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है, system integration can make a small company behave like a big player because with the help of integrated business to B2B software, many of them can now compete with big companies to get orders and giant retailers like Walmart, Target, छोटी कंपनीज भी इनको सपोर्ट कर सकती हैं। वो तभी पॉसिबल होता है जब आप सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ, और और उसी तरह बिहेव कर रही होती है जैसे बड़ी कंपनीज हैं, जिसकी वजह से सेम लेवल के उनको कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अच्छी एफिशिएंसीज और सपोर्ट सिस्टम और कस्टमर इंटरेक्शन वगैरह भी प्रोवाइड की जा सकती है। इन्हांस इंफॉर्मेशन विजिबिलिटी, इंफॉर्मेशन की विजिबिलिटी को एनहेंसमेंट होती है। टू द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन enables a manager and employee to make informed decision in a timely manner. For example, customer service representation of American Express can now make credit approval decision on the support while taking with their customer due to better access to customer credit profiles। इसको आपने ज़रा रीड करना है और ज़रा इस पे तवज्जो देनी है। इंक्रीज्ड स्टैंडर्डाइजेशन, पीछे से हमने जितनी भी देखी, जितनी भी बात की, उसमें सारी चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर देखा, हमने हार्डवेयर देखा, हमने बैकअप और रिकवरी देखा, हमने सिस्टम सपोर्ट मिडलवेयर टूल्स देखे, वो सारे अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ही देखे। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है इंक्रीज हो जाती है। लिमिटेशन क्या है? हाँ, इनिशियल जब सेटअप आप करते हो तो उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर परचेज करने होंगे, जो ट्रेंड लोग लेने होंगे, उसके अलावा आप लोगों ने इनिशियल सेटअप कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम डेवलप करना, इंटीग्रेट करना, मिडलवेयर को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर इन डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, इंटर डिपार्टमेंटल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि कौन से पावर जो है किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। थर्ड वन है लॉन्ग टर्म एंड इंटेंजिबल ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म और इंटेंजिबल होते हैं। क्रिएटिविटी लिमिटेशन ये है, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज दैट रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस इन फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज में कोई नई क्रिएटिविटी या इंडिपेंडेंस नहीं होती, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ही होती है। स्टैंडर्ड की वजह से वो लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। अब ERP एंड सिस्टम इंटीग्रेशन की जब बात करें, ERP systems are integrated multi-module application software package designed to serve and support several business functions। हर बिजनेस फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। ठीक है। An ERP system is a strategic tool that helps the organization to improve operation and management by integrating business process and helping to optimize the ERP's रोल इन लॉजिकल इंटीग्रेशन। इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। फिजिकल और इंटरेक्शंस को देखेंगे और केस स्टडीज को भी हम डिस्कस करेंगे।